नमस्कार अचीवर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हर सीटेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम करेंगे सीडीपी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये समझिए वीडियो आपके लिए एज अ मॉक टेस्ट के रूप में इसको लेना आप लोग। और अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें, जिससे आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, पहला है आपका बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक कैसा काल होता है? सुस्त काल होता है, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा है निष्क्रिय काल होता है, या फिर संवेदनशील काल होता है, या फिर परेशानी काल होता है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बाल्य अवस्था का शुरुआती जो दौर होता है वो भावनात्मक विकास के लिए कौन सा काल होता है? तो वो होता है हमारा संवेदनशील काल। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट करते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है नहीं है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में ये गलती मत करिएगा, यहाँ पर नहीं है लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला ऑप्शन है बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विकसित क्रमिक रूप से होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा विकास हमेशा अनियंत्रण होता है। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 वाला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कारक केवल वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी कारकों से निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन है आँखों का रंग, दूसरा है समझ का स्तर, या फिर तीसरा हो जाएगा रुचि वाला, या फिर चौथा हो जाएगा आपका भावनात्मक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। तो बताइए इनमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हेरिडिटी है वो है आँखों का रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दूसरे कतार के क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? पहला ऑप्शन है आपका संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए आपको इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में तार के क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है केवल समावेशन, दूसरा ऑप्शन है केवल समायोजन, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा समावेशन और समायोजन दोनों ही हो जाते हैं, या फिर चौथा वाला हो जाएगा ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एनवायरनमेंट के अनुकूल प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है समावेशन और समायोजन, दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। इस चैनल पर अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आपने अब तक ना देखी तो जा करके जरूर देखना, जिसमें आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोगी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम टाइम में कवर कराई गई है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, दोनों वीडियो हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है ली विगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किस अहम भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक संपर्कता, दूसरा है कंठस्थ स्मरण, या फिर तीसरा हो जाएगा विलंबित नकल, या फिर आपका चौथा हो जाएगा जैविक परिपक्वता। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 6 का हमारा फर्स्ट वाला यानी कि सामाजिक संपर्कता। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर इसमें कहा गया लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चा इसलिए अच्छा व्यवहार करता है ताकि माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिवंश, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिवंश, या फिर कानून और व्यवस्था अभिवंश, या फिर चौथा हो जाएगा दंड आज्ञाकारिता अभियांश। आपको बताना इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभियांश। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया है हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के संवेगों भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता किस बुद्धि से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका अंतर्व्यवस्था यानी कि इंटरपर्सनल, या फिर अंतव्यक्ति यानी कि इंट्रापर्सनल, या फिर संगीतीय, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका भाषीय। आपको बताना भाषाई। आपको बताना इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा गार्डनर के अकॉर्डिंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल। भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता। आप किसी की भावनाओं को समझ पा रहे हैं या उसके मन में क्या चल रहा है इस बात को आप समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की इंटरपर्सनल स्किल होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 9, जहाँ पर कहा गया है जेंडर। जेंडर और लिंग के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। पहला ऑप्शन है आपका जेंडर जैविक है, लिंग सामाजिक है। दूसरा ऑप्शन है आपका जेंडर एक सामाजिक संप्रत्य है, लिंग क्या है, जैविक है। दोनों ही सामाजिक संप्रत्य हैं। या फिर चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा, दोनों ही जैविक हैं। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 9 का सेकंड वाला सही हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक संप्रत्य है और जैविक लैंगिक है। ठीक है, लिंग मतलब जैविक है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आपका डिस्कलकुलिया, दूसरा हो जाएगा अवधान न्यूनता, या फिर तीसरा हो जाएगा संवेदनात्मक बाध्यता, या फिर चौथा हो जाएगा श्रवण बाध्यता। अब आपको बताना है कि अंकों और आकृतियों को स्थानांतरित विभेद में कठिनाइयाँ प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि डिस्कलकुलिया। अगर आपने उसको ना पढ़ा हो डिसेबिलिटीज़ के बारे में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके CDP वाली उसमें देख सकते हैं, जो अलग अलग इंपॉर्टेंट जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उन सबको वहाँ पर कवर किया गया। तो जा करके जरूर देखिए उसको, 5 मिनट की वीडियो होगी, जरूर देखिएगा। दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्याम पट पर सवाल हल करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा है मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय यानी कि टैकलिंग प्रारूप उपलब्ध कराने चाहिए, टाइल उपलब्ध कराने चाहिए। तीसरा हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों को केवल हस्तलिखित नोट्स देने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स देने चाहिए। या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मानचित्रों के आरेख को स्पर्शनीय प्रारूप करवाने चाहिए। अगर दृष्टिबाधित है तो सिंपल सी बात है, आपको यही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। आपको चलना है अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के 2020 की जो है किस रणनीति को बढ़ावा देती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस रणनीति को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है आपका वेतन और बार बार प्रयास को, या फिर रट कर याद करना को, या फिर हमारा तीसरा हो जाएगा अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम, या फिर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल मानकीकृत परीक्षण। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम। ये किसके द्वारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किन रणनीतियों को बढ़ावा देती हैं, तो इनको ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ध्यान रखना है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 13। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। इसी चैनल पर आपको CDP 100 क्वेश्चंस के PYQ की वीडियो भी जरूर मिलेगी, उसे भी जरूर एक बार देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 13। समस्या समाधान प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा बाधक है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया में। पहला ऑप्शन है आपका अनुरूपों का इस्तेमाल, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा हो जाएगा साधन लक्ष्य विश्लेषण, या फिर तीसरा हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय यानी कि रिस्पॉन्स सेट, या फिर चौथा हो जाएगा मौखिकीकरण। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि रिस्पॉन्स सेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 14। शिक्षा में समान अभिगमता यानी कि इक्वल एक्सेस किसका विषय है, सुविधा का विषय है, या फिर बहिष्करण का विषय है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अधिकार का है, या फिर चौथा हो जाएगा अलाप का है। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो शिक्षा में समान ये किसका है, अधिकार का, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड वाला हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर है विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरा होगा योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा इसके लिए सही होगा, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा
प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर कहा गया है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा उच्च अध्यापिका शिक्षार्थी अनुपात, या फिर संसाधन युक्त और प्रिंट संपन्न वातावरण, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या फिर चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। यहाँ पर कहा गया कि एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में निम्न में से क्या शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए? संसाधन युक्त और प्रिंट समृद्ध वातावरण। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला देखिए, एक अध्यापिका, दो स्टेटमेंट है। एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पाठन सामग्री प्रदान करके प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर क्या दिया गया है? भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा हो सकता है? नहीं होता। देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाला हमारा सही है, या फिर दोनों ही सही हैं, मतलब पहला दूसरा दोनों ही सही हैं, या फिर दूसरा वाला हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही, मतलब वही बात है, एक सही दूसरा सही। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पहला सही है लेकिन दूसरी वाली बात गलत है, क्योंकि यहीं पर आपको दिया गया है कि भाषा वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता बल्कि होता है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। पहला है हमारा प्रत्यक्ष स्मरण आधारित परीक्षण, दूसरा हो जाएगा सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, या फिर तीसरा हमारा हो जाएगा एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या फिर केवल मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 18 का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया समालोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रभावी है। मतलब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावशाली बात क्या है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को रटकर याद करना, या फिर दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों को चिंतन हेतु पर्याप्त समय देना, या फिर तीसरा हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया में इसे अर्थहीन मानना, या फिर चौथा हो जाएगा केवल निष्क्रिय नकल करना। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को सोचने के लिए पर्याप्त समय देना, ताकि वह सोच करके जवाब दें। कोई जब बच्चा सोचेगा तभी तो क्रिटिकल थिंकिंग का अपने उपयोग करेगा। तो इसी तरीके से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जब उसको सोचने का सही समय दिया जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों को सफल समावेश के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है विविधता को अधिगम में बाधा मानना, इन विद्यार्थियों को अलग समूह में पढ़ाना, या फिर सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित करना, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष को अनदेखा करना। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 21। एक मुख्य धारा वाले कक्षा में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेश के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हमारा योग्यता आधारित अलगाव, या फिर सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, या फिर प्रतिस्पर्धा पर आधारित बल देना, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना। अब आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। एक मुख्य धारा वाले कक्षा में विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हमारा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। 21 का सेकंड वाला, तो समर्थ निर्माण और संवेदीकरण। ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर कहा गया अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका लंबी अवधि वाली फिल्में दिखाना, या फिर दूसरा हो जाएगा एक ही समय पर कई जटिल कार्य देना, या फिर कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधी खंडों में बांट कर देना। किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड कर देना, फिर पहले ये करिए फिर ये करिए, इस तरीके से उसको बताना, या फिर ब्रेक या अंतराल की अवधि को खत्म करना। अब आपको बताना है इसमें जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट देना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किस कार्य के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है
विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु जानकारी को ज्यों का त्यों रटकर याद करने हेतु, या फिर सेकंड वाला हो जाएगा श्याम पट से निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, या फिर प्रश्न नंबर 3 है समस्याओं का केवल एक ही तरीका खोजने हेतु। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन नहीं, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, बताना है नहीं में। तो इसी का आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, एक अध्यापिका को जो विद्यार्थियों को किस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, विषय वस्तु को समझने, उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए, जानकारी को ज्यों के त्यों रटकर याद करने हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, विषय वस्तु को समझना चाहिए। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, और उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर यह ऑप्शन सेकंड होगा, मतलब यहाँ तक कि पहला वाला ही सही होगा हमारा। यहाँ से आप जो है इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये ऑप्शन सेकंड है, समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ तक सही है, अर्थ को ग्रहण करने हेतु जानकारी, ठीक, ग्रहण करने को सेकंड वाला यहाँ से होगा, जानकारी हेतु ज्यों का त्यों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। यहाँ पर हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यक्रम, या फिर दूसरा हो जाएगा परीक्षा केंद्रित उपागम, तीसरा हो जाएगा हमारा रिजिड समय सारणी, यानी कि चौथा हो जाएगा हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कठोर रवैये अपनाना, या फिर तीसरा है हमारा विद्यार्थियों द्वारा सह मूल्यांकन को नकारना, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा केवल प्रदर्शन उन्मुखी प्रतिपुष्टि देना। आपको बताना है इसमें से कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक है विद्यार्थियों के बीच आपस में सहकारिता को बढ़ावा देना। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट CDP के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।